स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेट पे आके। अब स्टेट के लिए हम जा रहे हैं। अभी तक सेंट्रल की सारी चीजें चल रही थी, वहाँ के एग्जीक्यूटिव, प्राइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इन सब के बारे में बात करने के बाद हम गवर्नर पे आए हैं। वहाँ की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर है ना, जुडिशरी हम देख चुके। अब जो सबसे पहले हेड ऑफ द स्टेट की बात करेंगे। स्टेट मतलब प्रोविंसेस। प्रोविंसेस की जो बात करेंगे वो हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ कौन पाए जाते हैं। हमारे हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन हम देते हैं किनको, ये हम पोजीशन देते हैं हमारी कंट्री में गवर्नर साहब को। तो ये गवर्नर की पोजीशन क्या है, ये कैसे बनती है, इनके बारे में क्या है, इसके बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जैसे गवर्नमेंट स्टेट की है, सेंट्रल की, उसी तरीके के लिए एक सिस्टम यहाँ पे भी बनाया है। पार्ट 6 में जो है हम स्टेट्स की बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। 52 से स्टार्ट होता है और 67 तक जाता है। 152 की बात करेंगे, इसमें स्टेट क्या है, इसकी परिभाषा वगैरह दी गई है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डील करती है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। 152 टू 167 सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं। इनके बारे में बहुत चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, एडवोकेट जनरल आता है। देखिएगा, यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे प्रेसिडेंट की होती है। अब समझिए ये पोस्ट कहाँ से आई। जैसे आप यूएसए को देखेंगे तो यूएसए में क्या था बेटा, यूएसए में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद प्रोविंसेस में गवर्नर। हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है। यहाँ पर दोनों लोग इलेक्टेड है। यहाँ पर प्रेसिडेंट तो इलेक्टेड है, बट गवर्नर साहब जो हैं उनको चूज करते हैं, मतलब उनको जो रूलिंग पार्टी है वो चूज करती है और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के रहमो करम पे चलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। बट हमने इनका इलेक्शन नहीं कराया, तो हमने इसके लिए कनाडा का फॉर्म लिया, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल में और चीफ मिनिस्टर स्टेट में रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में हमने दे दिया, जैसे गवर्नर जनरल कनाडा में, गवर्नर जनरल क्या करते हैं, वहाँ के गवर्नर जनरल होते हैं कनाडा में, गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं। वैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को गवर्नर्स अपॉइंट करने की पावर दे दी गई। ये चीजें यहाँ पर की गई। गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट होता है, पर प्रेसिडेंट की तरह ये भी नॉमिनल हेड ही है। गवर्नर एक एजेंट की तरह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करता है। गवर्नर का ऑफिस जो है डुअल रोल होता है इसका, ठीक है। गवर्नर जो है हर एक स्टेट में एक होता है, पर 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1956 में ये कर दिया गया, एक इंसान एक से ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर बन सकता है। गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता लोगों द्वारा, ना ही किसी इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इसको सीधे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ही इज अ नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कायदे से देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलती है, इसी को नॉमिनी बनाते हैं। जैसे बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1979, ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नर है वो एम्प्लॉय नहीं है आपका, ये आपको समझना पड़ेगा। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ये एक संवैधानिक स्वतंत्र क्षेत्र है ना। इसका कंट्रोल कहीं नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करना, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना और यहाँ पे चीजें सही रखने के लिए गवर्नर है, तो ये किसी की बकैती नहीं है, इन शॉर्ट समझ लीजिए। The draft constitution provided the direct election of the governor on the basis of universal adult suffrage, but the constitution assembly adopted for the present system of appointment of the governor by the president of following reason। जब ड्राफ्ट कमेटी बनी थी तो उसने तो ये कहा था कि भाई इनका भी इलेक्शन कराएं, बट बाद में इन्होंने कहा कि यार इसकी जरूरत नहीं है। रीजन, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर में भी इनकम्पेटेबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे ऑलरेडी, हम सीएम को नियुक्त कर रहे हैं, तो 2 बार इलेक्शन कराने का क्या लॉजिक है। द मोड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इज मोर लाइकली टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। अगर ये होता था गवर्नर और सीएम दोनों आपस में लड़ते, क्योंकि दोनों जनता के प्रतिनिधि होते। गवर्नर बीइंग ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, देयर इज नो पॉइंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए हम पूरा इलेक्शन करा दे और पैसा खर्च करें, कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्शन ऑफ गवर्नर वुड बी इंटायरली द पर्सनल इशू, hence it is not the national interest, large number of voters for a such election। भाई गवर्नर एक पर्सनल इशू के लिए बन सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट पूरी रन कर रहे हो। जब ये पूरी गवर्नमेंट रन नहीं कर रहे तो इनको डायरेक्ट इलेक्शन देने की क्या जरूरत है। एन इलेक्टेड गवर्नर वुड नेचुरली बिलोंग्स टू द पार्टी, और जो होगा इलेक्शन वो पार्टी का होगा, तो ये न्यूट्रल पोस्ट नहीं रह जाएगी। और यहाँ पर गवर्नर एक न्यूट्रल पोस्ट में। इलेक्शन ऑफ गवर्नर वुड क्रिएट सेपरेट टेंडेंसीज दस इफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर गवर्नर और सीएम दोनों चुन के आएंगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसकी पावर क्या है।
सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इनेबल सेंटर टू मेंटेन इट्स कंट्रोल। अगर नॉमिनेशन सेंट्रल करती है तो वो स्टेट पे कंट्रोल रखती है, ये भी एक पॉजिटिव। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर क्रिएट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नर का होगा, सीरियस प्रॉब्लम लीडरशिप की आ जाएगी जनरल इलेक्शन के टाइम पे। चीफ मिनिस्टर वुड लाइक हिज नॉमिनी टू कंटेस्ट फॉर गवर्नरशिप, फिर चीफ मिनिस्टर भी खुद को गवर्नर बनाने लगेगा, तो इसलिए होगा सेकंड रेटेड मैन हो जाएगा। अ सेकंड रेट मैन ऑफ द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज द गवर्नर। तो भाई जाहिर सी बात है, जो सेकंड रेटेड रेट होगा पर्सन का, उसे गवर्नर बना देगी वो पॉलिटिकल पार्टी। तो इन सब चीजों से कोई बेनिफिट नहीं था। जहां पर ऑलरेडी इलेक्शन कराए जा रहे हैं सीएम साहब के, वहां पे गवर्नर नॉमिनी है, ठीक है, नॉमिनेटेड ही ठीक। देयरफॉर अमेरिकन मॉडल जो गवर्नर का था डायरेक्टली इलेक्टेड, उसको छोड़कर हमने कैनेडियन मॉडल अपना लिया, जहां पर गवर्नर जो प्रोविंस के होते हैं वो गवर्नर जनरल सेंटर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वही एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे कनाडा में गवर्नर जनरल गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीधे, वैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे। लेस ऑन ओनली 2 क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भैया आप तालिबानी को तो यहाँ बुला के गवर्नर बना नहीं सकते, इसके लिए आपको भारत का ही नागरिक चाहिए, है ना। उसने 35 साल की एज कंप्लीट कर ली, भाई मेच्योरिटी आ चुकी हो, बड़ा हो, सेंसिबल हो। 35 इयर्स के बाद कहा जाता है इंसान समझदार हो जाता है। एडिशनली टू कन्वेंशन हैव आल्सो डेवलप्ड। पहला, ही शुड बी एन आउटसाइडर, वो बाहर वाला होना चाहिए। डेट इज शुड नॉट बिलोंग टू द दैट स्टेट। ये दो जो पॉइंट है बेटा, ये डेवलप किए गए हैं, बट इन्हें बदला जा सकता है। पहला, वो उसी स्टेट का नहीं हो सकता, ठीक है, ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स से दूर रहे। भाई महाराष्ट्र का बंदा यूपी में भेजा जाएगा, यूपी का बंदा त्रिपुरा में भेजा जाएगा, तो लोकल बंदा नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। सेकेंडरी, वाइड अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो सीएम से भी पूछेंगे और उसके बाद भी, बट ये मैंडेटरी नहीं है, आप पूछना चाहें तो पूछिए, ना चाहें तो ना पूछिए। ये जो है वॉयलेट हो सकते हैं कुछ केसेस में, ये ध्यान रखना है। कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, वो किसी भी मेंबर हाउस का, स्टेट लेजिस्लेचर कहीं का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो है, जैसे ही वो गवर्नर बनेगा वैसे ही वो अपनी पावर को खो देगा। उसके पास कोई प्रॉफिट का पोस्ट नहीं होना चाहिए। इसको पेमेंट नहीं देनी पड़ती राजभवन को यूज करने के लिए। भाई एक हर स्टेट में एक राजभवन होता है, गवर्नर हाउस, उसमें जितने साल वो इस पोस्ट पर है उसको कोई भी पैसे नहीं देने। जितने भी उसके प्रॉफिट एनुमेंट्स हैं वो सारे उसको पार्लियामेंट ने जो डिसाइड किए वो मिलेंगे, है ना। एक पर्सन को 1 और 2 स्टेट से ऊपर का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, और ये प्रेसिडेंट देखेंगे कराना आना है कि नहीं करा जाना। एक बार जब ये बैठ जाते हैं तो उसके बाद आप इनकी अलाउंसेस, सैलरी, ये सब घटा नहीं सकते। अगले गवर्नर के लिए जो प्रेसिडेंट के साथ है, सेम अगले गवर्नर के लिए घटा सकते हैं। इसके बाद कई सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी इनको भी मिलती हैं, बहुत बड़ी चीज है। ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फॉर लीगल एबिलिटीज फॉर हिज ऑफिस एक्ट। भाई इन्होंने कोई लॉ बना उसके सिग्नेटरी बने, तो भाई ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, इस नियम को इन्होंने साइन करके अलाउ कर दिया, लॉ बन गया। अब बिल के लॉ बनने के बाद अगर कोई भी इश्यू आता है, जैसे मान लीजिए सोशल वेलफेयर नहीं कर पाता, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन पे नहीं हो सकती, किसी की हत्या कर दें, कुछ भी कर दें, इन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं ले सकते, इनको जेल में नहीं डाला जा सकता। भाई जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है, सीजीआई और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सबको अगर आपको जेल जाते हुए देखना पड़े कितना चीफ फील होगा, तो वो नहीं होगा। हाँ, इन पे सिविल प्रोसीडिंग चल सकती है कि इन्होंने चेक बाउंस करा दिया, जमीन छीन ली, उसके लिए चल सकती है, बट उसके लिए ये होगा सिंपल सा कि 2 महीने पहले नोटिस दी जाएगी। बट गवर्नर के अगेंस्ट कौन नोटिस दे? द ओथ ऑफ द गवर्नर कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट, हाई कोर्ट का। अगर वो एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज करेगा, है ना। एवरी डिस्चार्जिंग फंक्शन ऑफ द गवर्नर जो है वो ओथ और अफर्मेशन में ली जाती है। गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस 5 years, 5 साल के लिए होता है जब वो बनता है, बट इसका टर्म जो होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट चलता है। ही कैन रिजाइन एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन टू हिज प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट held at the pleasure of the president is not justiciable, मतलब ये कितने दिन रहेंगे ये जस्टिसेबल नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आज प्रेसिडेंट हैं, कल इनको हटा दें तो इसको आप कोर्ट नहीं ले जा सकते, है ना। गवर्नर हैव नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनके टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, इनको किसी भी समय अपने पद से हटाया जा सकता है। Constitution does not lay any ground upon which governor may be removed by the president, कोई ग्राउंड नहीं दिया। तो नेशनल फ्रंट गवर्नेंस जब बनी थी वीपी सिंह की 1989 में, तो उन्होंने सारे गवर्नर को कहा था, है ना, रिजाइन करने के लिए, और दोबारा कांग्रेस की गवर्नर जितने थे उसके बाद उन्होंने गवर्नर रिप्लेस किए थे और कुछ को कंटिन्यू किया था अलाउ करने के लिए। 1991 में फिर से ये हुआ, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने पीवी नरसिम्हा राव के जितने भी 14 गवर्नर अपॉइंट किए गए थे उन सबको हटा दिया। तो
प्रेसिडेंट के ट्रांसफर भी कर सकता है गवर्नर को जो अपॉइंट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और रिमूव भी कर सकता है। तो दोनों काम किए जा सकते हैं इसको मनाने का। गवर्नर अपना ऑफिस टर्म से ऊपर भी ले जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है 5 साल बीत गया, नया गवर्नर अभी नहीं आया, 7 से 8 दिन आपको बैठना है, तो ये भी आपके पोस्ट में जुड़ेगा। दिस आइडिया मस्ट बी दैट गवर्नर की सीट एकदम खाली नहीं छोड़ सकते। प्रेसिडेंट कैन टेक सच प्रोविजन थिंग्स फिट टू डिस्चार्ज द फंक्शंस, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भी अगर सिटिंग गवर्नर है उनकी डेथ हो जाती है, तो ये देखा जाता है कि भाई कौन बैठेगा। चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, वो उस टाइम पे टेम्परेरी रूप से गवर्नर बना दिए जाते हैं, उसके बाद नए गवर्नर आते हैं। पावर एंड द फंक्शन ऑफ गवर्नर, वही जो प्रेसिडेंट के हैं वही सेम इनके भी होंगे। एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, चारों पावर इनको दी गई है। एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नमेंट की है कि वो जितने भी काम सरकार करेगी इन्हीं के नाम पर करेगी, जो भी रूल बनेंगे, जो भी ऑर्डर होंगे, वो सब इन्हीं के नाम पर चलेंगे। जो भी कन्वेंशन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, एलोकेटिंग ऑफ मिनिस्टर के, बिजनेस इसको घटाना बढ़ाना, सारा इनका काम होगा। वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, उनके एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर्स छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में रहेंगे। बिहार में 2006 के बाद ये बंद कर दिया गया। ये एडवोकेट जनरल को स्टेट में अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल इनके प्लेजर पे ही अपने ऑफिस में रह पाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ये अपॉइंट करते हैं, है ना, और उसका टेन्योर ऑफिस सब यही डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को कभी भी ये चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, जैसे भी जज ऑफ हाई कोर्ट रिमूव होता है। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाउएवर दे कैन रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर। अपॉइंट तो ये कर सकते हैं, वैसे रिमूव प्रेसिडेंट ही करेंगे। ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ स्टेट, स्टेट में क्या चल रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ही ले सकते हैं। ही कैन रिक्वायर चीफ मिनिस्टर टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर कोई डिसीजन लिया गया है मिनिस्टर द्वारा तो उसके कंसिडरेशन के लिए चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं। He can recommend and the imposition of constitutional emergency, है ना, स्टेट पे प्रेसिडेंट के बोलने पे। ड्यूरिंग द पीरियड प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, गवर्नर एंजॉयज, जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो गवर्नर के पास पूरी एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है। He acts as the chancellor of universities of state. He also appoint vice chancellor of the universities. जितनी यूनिवर्सिटीज है उनके चांसलर की पोस्ट पे रहते हैं, वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, ये सम्मन कर सकते हैं, प्रोलोंग कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये एड्रेस कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के कमेंस होने पर पहला सेशन और हर साल का पहला सेशन। वो मैसेज भेज सकते हैं दोनों हाउसेस को, बिल पेंडिंग है उसके लिए। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट, ये किसी मेंबर को उठा सकते हैं। सिमिलरली ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग व्हेन द चेयरमैन एंड द डेप्टी चेयरमैन नहीं और सीट वैकेंट है। Financial power, he sees that the annual financial statement is laid before the state legislature. ये देखते हैं कि हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मनी बिल इंट्रोड्यूस तभी होगा जब ये बोलेंगे। नो डिमांड फॉर ग्रांट मेड एक्सेप्ट ऑफ हिज रिकमेंडेशन, कोई भी ग्रांट इनके बिना नहीं आएगी। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आती है तो स्टेट की सारी चीजें यही करेंगे। He constitute a finance commission for every 5 years to review the financial position of पंचायत and municipality. ये फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में बनाते हैं और ये देखते हैं कि पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटीज के क्या वर्क चले हैं। जुडिशियल पावर, ही ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिमिसेंस ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, भाई जो उनके पास है वो इनके पास भी है, ये किसी की भी सजा को कम कर सकते हैं। He consulted by the president while appointing the judges of the concerning high court. ये हाई कोर्ट के जजेस को जब अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट से राय लेते हैं। He makes appointment, posting and the promotion of district judge in the consultation with the state high court. डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन वगैरह स्टेट हाई कोर्ट के जजेस के साथ मिलकर करते हैं। Also appoint person to the judicial service of state. वो जुडिशियल सर्विस में लाते हैं अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जुडिशियली सर्विस में स्टेट में अदर डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के जो भी है उसके लिए जब अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवाइस लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड द सेंटर। भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर सीएम या पीएम ही नॉमिनल मेन एग्जीक्यूटिव रियल हेड है और नॉमिनल गवर्नर और प्रेसिडेंट। The governor has been made only the nominal executive, real executive is a CM. In other words, governor has to exercise his power and function with the aid and advice of the CM and its ministers. तो जाहिर सी बात है अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम इनके साथ रहती है।
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नर जो है वो प्रोविजंस में दी गई आर्टिकल 154, 163, 164। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, ये गवर्नर के पास होगी, वही से एक्सरसाइज करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर जिन्हें एडवाइस करेंगे, 163। 154 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव, 164। तो ये तीन प्रोविजन इनको दिए गए, ये आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ से। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर डिफर फ्रॉम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग है। While the Constitution envisages the possibilities of governor acting at the time of his discretion, no such possibilities has been। भाई ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। आफ्टर 42nd अमेंडमेंट 76 मिनिस्ट्रियल एडवाइस हैज बीन मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बट गवर्नर के साथ ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, गवर्नर पहले तो नॉमिनल है, दूसरा अपॉइंटेड है, ये मर्जी पे काम करता है, कल चाहे प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं, तो एक नेगेटिव अप्रोच भी माना जा सकता है। दूसरा, इनकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, प्रेसिडेंट की तरह इनको उतनी पावर नहीं दी गई है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये एडवाइस देंगे, वो बाइंडिंग नहीं है, माने ना माने इनकी मर्जी है, इसके लिए आप इन्हें फोर्स नहीं कर सकते। तो गवर्नर की पावर कहीं ना कहीं डाउनग्रेडेड है रादर देन प्रेसिडेंट, बट फिर भी एक एमिनेंट पोस्ट है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। Constitution make it clear that if any question arises whether a matter falls within the governor discretion or not, the decision of the governor is final and the validity anything done to by him cannot be called in the question of the ground that he ought or ought not to have acted as a discretion. The governor has constitutional discretion in the following cases. पहला, reservation of the bill for the consideration of the president, कोई भी बिल होगा वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जाएगा। दूसरा, रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, अगर प्रेसिडेंट रूल लाना है तो व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, एक्सरसाइज करेंगे कोई भी फंक्शन तो यूनियन टेरिटरी में जो भी चीज होगी उसके लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर होता है उसके लिए। इसके बाद डिटरमाइनिंग द अमाउंट, देखिए यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, एडिशनल चार्ज अगर दे दिया जाए। डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अमाउंट पेबल होगी, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनकी लॉयलिटी, लाइसेंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें जो होंगी इनको ये देखेंगे। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद द रिगार्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर पे ये इन्फॉर्मेशन सीएम से लेंगे। इन एडिशन टू अबव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, गवर्नर द प्रेसिडेंट हैज आल्सो सिचुएशनल डिस्क्रिमिनेशन, हिडन डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइव privileges of the political situation। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर वेयर नो पार्टी हैज क्लियर कट मेजोरिटी, अगर क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है तो सीएम अपॉइंट कर गवर्नर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर अगर अचानक से मर जाते हैं और कोई ऑब्जर्वर सक्सेसर नहीं है तो भी। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब वो अपनी कॉन्फिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में प्रूव नहीं कर पाते। रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजोरिटी खो जाती है। ये जो सेंट्रल में प्रेसिडेंट करते हैं वो यहाँ गवर्नर करते हैं। Thus the Constitution has assigned the dual role of the office of the governor in Indian federal system। यहाँ पे दो रोल इन्हें दिए गए। He is the constitutional head of the state, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है स्टेट के, और एक रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ताकि अगर कोई इशू अराउज होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट में रखना है तो उसके लिए गवर्नर है, तो गवर्नर एक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट के द्वारा आता है, बट इसको चूज करने का काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री और उनके लोग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डायरेक्टली चूज करके भेजती है। आप देखेंगे तो मोदी साहब जिसको चाहे उसे आज गवर्नर बना सकते हैं, जितने दिन चाहे उतने दिन। जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नर बैठी हैं आनंदीबेन पटेल, तो वो एक स्टेट की नहीं है, दो दो स्टेट की गवर्नर है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे अब यूटीज की बात करेंगे तो दो दो तीन तीन यूटीज, चार चार यूटीज एक ही एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी गई हैं, तो ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे होती है, हमें मानना पड़ेगा। तो गवर्नर की पोस्ट तो है बट बहुत नॉमिनल पोस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।